तो पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था कि सेंटर ऑफ मास जो है कैसे निकालते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास जो होगा किसी भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो थे, बहुत सारे पार्टिकल्स का ऐसे ऐसे था। तो इसके अगर सेंटर ऑफ मास निकाले थे हमने एक्स वाई और जेड एक्सिस लेकर के, तो इन सारे का एक पॉइंट निकल के आएगा। मतलब है कि वो सेंटर ऑफ मास, मान लो अगर सपोज ये कोई पार्टिकल यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि पिछले वाले क्लास में कि ये कोई पॉइंट अगर हम वो सेंटर ऑफ मास अगर इस पॉइंट पे आता है तो उसका हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला था, फिर वाई निकाला था एंड फिर जेड निकाला था। इसी पॉइंट को फाइंड करने का मेथड है कि यानी कि वो जगह पता करिए जो इन सारे मास का, इन सारे पॉइंट मास का एक वो जगह पता करिए जो जगह हमको एक्स वाई और जेड सिस्टम में एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट में दे दे। तो इस पर हमारी कल जो बात हुई थी, तो हमने एक्स लिखा था कि m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन, इस तरह से करके हमने, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड प्लस सो ऑन, इस तरह से सारे मास को ऐड किया था। उसी तरह से y लिखा था m1 y1, दो ही का भी हम दिखा रहे हैं, बहुत सारा और भी था इसमें। y2 मान लो दो, y2 ये था, और ये हमारा m1 प्लस m2 नीचे में रहता था अगर ये दो ही है तो। और z जो होता था ये m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता था। ये हमारा सेंटर ऑफ मास निकालने का एक फंडामेंटल रूल है, जिसके हिसाब से हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये x1 क्या है कि ये कोई पार्टिकल m1 है, उसका जो है इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस में, ये डिस्टेंस ये था, यही था x1 था, ये कोई m1 पार्टिकल था। उसी तरह से ये m2 पार्टिकल मान लिया यहाँ पे है, तो इस पार्टिकल का इस एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा x2 लिए थे, ये ले लिया मान लिया। वाई में जब हम आएंगे तो इसी m1 पार्टिकल का ये देखना होगा कि वाई एक्सिस में इसका जो है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो यही वाला डिस्टेंस हमारा y1 था। ये सब हम डिस्कस किए हुए थे। उसी तरह से m2 का ये m2 का ये y2 हो गया, और m1 का जो है कि ये y1 डिस्टेंस कितना होता है वाई एक्सिस पे, ये लेके हम लोगों ने ऐसे सेंटर ऑफ मास निकाले थे। आज हम बात करेंगे कि इस सेंटर ऑफ मास अगर हमको पता चल गया ये है, तो इसका हम मोशन कैसे निकालेंगे, यानी कि इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। आज हमारी बात इस पे होगी कि इसका आप जो है मोशन निकालिए, यानी कि इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, ये हमको निकालना है। आज जो हमारी बात है वो इस पे है कि इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालना है, वो कितना होगा ये बताना है। तो इसमें हम दो तरह की बातें करेंगे। एक, मान लीजिए कि ये हमारा कोई मास है, सपोज करते हैं ये मास है m1 एंड ये मास है हमारे पास m2 है। ये दो मास है m1 एंड m2, ये दो मासेस है। ये किसी डिस्टेंस जो है d डिस्टेंस से ये रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, d इज डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। m1 एंड m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, और ये रखा हुआ है कहाँ पे आपको, ये जो है आपको इसका पोजीशन मान लीजिए ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ये मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारा x एक्सिस पे ही रखा हुआ है, x एक्सिस है, ये इस डायरेक्शन में है, x एक्सिस है। अब अगर मुझसे ये कहे कि इसको जो है इसके सेंटर ऑफ मास का जरा आप मोशन का स्टडी करिए कि ये कैसा होगा सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है, ये कहे अगर हमको पता करने के लिए कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा m1 और m2 का, पहले तो ये बताना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे। तो ये पार्टिकल मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, और ये अपने इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स जो इस पे एक्ट करेगा,
ग्रेविटी का, मान लीजिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सपोज करिए कि इस पे एक्ट करता है ऐसे, और इस पे ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन का फोर्स ऐसे एक्ट करता है, इंटरनल फोर्स है। यानी कि ये M2 जो है इस पे जो फोर्स लगा रहा है M1 पे, इसको मैंने सपोज करिए कि इसको मैंने लिख दिया F फोर्स से लिख दिया। ये फोर्स जो है M2 जो है इस पे फोर्स लगा रहा है F, तो M1 भी इस पे फोर्स लगाएगा, वो भी होगा F ही। इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे, और ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन ऐसे। यानी M1 पे जो फोर्स लग रहा है वो है F इज द फोर्स। F क्या है, ये है फोर्स अप्लाइड बाई M2 ऑन M1। और ये कैसा फोर्स होता है, ये हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का होता है, ये नेवर रिपल्सन कभी नहीं होता है। उसी तरह से आप कह सकते हैं -F जो है ये है फोर्स अप्लाइड बाई M1 ऑन M2। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ये इस तरह का ये फोर्स लग रहा है। अब अगर हम आपको इसको कहें कि इसका आप सेंटर ऑफ मास जरा सा लिख दीजिए, अगर कहा जाए ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब मान लो अगर हमको इसका कहा जाए कि इस सिस्टम का M1 और M2 का, तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे इसमें कि इसका एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में ही होगा, एक्सियम। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाई एक्सिस पे कहीं है नहीं, ये सिंपली एक्स एक्सिस पे रखा है। तो जो फॉर्मूला जो हमारा होता है M1x1, अभी जो मैंने लिखा इससे पहले भी डिस्कस किया, M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। अगर y में पूछा जाए तो y में इसका 0 हो जाएगा, z में भी पूछा जाए तो वो भी 0 हो जाएगा। z कोऑर्डिनेट जो है x सेंटर ऑफ मास का 0 है, और y कोऑर्डिनेट भी इसका 0 है। तो ये XCM हमको निकल के यहां से आया M1x1। अब ये मान लो कि अगर यहां से हम ये मान लें कि M1 जो है ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो x1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। और M2 जो है ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, x है, ओरिजिन से x एक्सिस पे d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इस केस में आप ऐसा कह सकते हो कि M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा M2 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यानी ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा, मान लीजिए यहाँ हो, फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए कि ये यहाँ पे है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास ये C हो गया। इस पर हमने कल भी इस पर बात करी थी, इस लाइन पे। अब आगे देखिए इसमें क्या करना है हमको कि इस पोजीशन को, मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा पहले ये कॉपी कर लेते हैं इसको। इसका बार बार हमें जरूरत पड़ेगा। तो अब इसको देखिए कि मैंने क्या किया यहाँ पे कि इस पोजीशन को मैंने फिर से यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया। अब देखिए क्या है, हम किसकी बात करना चाह रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकल के आया, इसके हम मोशन की बात करना चाह रहे हैं, इस सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा। तो अब मान लीजिए ये जनरलाइज वाला जो मेरा ये इक्वेशन है, ये x इक्वल टू M1, या इसको XCM कह दीजिए या x कह दीजिए, बात एक ही है। सेंटर ऑफ मास M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब सपोज करिए कि इसको हमको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, ये तो पोजीशन हो गया ना इसका, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कहिए, यहाँ पे है, ये C पे है। अब अगर मुझे इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना पड़े VCM, तो आप क्या कहोगे, DXCM डिवाइडेड बाई DT कर देंगे। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को, उसको हम क्या कर देंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो M1 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, M1 dx1 डिवाइडेड बाई dt प्लस M2 dx2 डिवाइडेड बाई
dt एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो है वो रहेगा अपना m1 प्लस m2 रहेगा ये। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x के साथ डिफरेंशिएट है टाइम के साथ, तो ये आप लिखेंगे VCM इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई V2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका हो गया, क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो गया। यानी m1 का वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे v1 से, m2 का v2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और m1 m2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकल जाएगा। यानी इस सी का वेलोसिटी निकल गया। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। m1 का इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या है, v1 है, और m2 का वेलोसिटी क्या है, इंडिविजुअल v2 है। बट इन दोनों का कंबाइंड होके जो सेंटर ऑफ मास यहाँ सी पे है, उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो उसका वेलोसिटी होगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये ध्यान रखिए कि ये v1 आपका क्या, किसका वेलोसिटी है, m1 का है, v2 किसकी वेलोसिटी है, m2 की वेलोसिटी है। बट सेंटर ऑफ मास जो c है, ये इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफिनेटली v1 और v2 से अलग है। देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है। अब इसका अगर एसेलरेशन निकालना पड़े, ACM एसेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसके वेलोसिटी को। तो इसके वेलोसिटी को फिर एक बार जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, dvcm डिवाइडेड बाई dt करेंगे इसको आप, तो बताइए क्या आ जाएगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा आपका। तो इससे ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास का जो है एक्सेलरेशन, ये वाला सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, m1 मल्टीप्लाइड बाई a1, a1 इज एक्सेलरेशन ऑफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का हो गया। अब अगर यहां से पूछा जाए आपको इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका मैंने एक्सेलरेशन अभी आपको लिखा है, क्या है, a1 लिखा है। तो इसका एक्सेलरेशन अगर लिखा जाए तो इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, F डिवाइडेड बाई मास कितना है, m1 हो गया। तो a1 विल बी इक्वल टू F बाई m1, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स बाई मास इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी तरह से इसका अगर एक्सेलरेशन आप लिखेंगे इस वाले का, तो इस वाले का आप एक्सेलरेशन कह सकते हैं, इस वाले का m2 का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन की अगर बात होगी, देन यू विल राइट a2 विच विल बी इक्वल टू माइनस f बाई m2, होगा ना, माइनस f बाई m2, क्योंकि इस पे फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, माइनस f2 डिवाइडेड बाई m2, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। अब a1 का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, a2 का वैल्यू यहां से लेके यहां पुट कर दीजिए और देखिए क्या आता है, m1 मल्टीप्लाइड बाई a1 इज फोर्स बाई m1 प्लस m2 इंटू a2 इज माइनस f डिवाइडेड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये टोटल मिलके आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है ये 0 हो गया। क्यों ऐसा 0 हुआ, यहां देखिए इस सिस्टम पे अगर आप बात करेंगे, इस सिस्टम पे m1 पे m2 पे किस फोर्स के वजह से मूवमेंट हुआ था, ड्यू टू इंटरनल फोर्स F एंड दिस F आर इंटरनल फोर्स, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े हैं कि जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां भी वही कंडीशन आया, जब सिस्टम पे आपके कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, जब किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है।
अब देखिए, ये जो है आपका, इसी पे हमारी बात हो रही है, क्योंकि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये इंटरनल फोर्स है। M1 ने जो फोर्स लगाया या M2 ने जो फोर्स लगाया एक दूसरे पे, ये इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से इसके सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं होता है। तो इसको हम स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन टू पार्टिकल सिस्टम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन टू पार्टिकल सिस्टम, जो कि यहां दो पार्टिकल सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम, and its center of mass is at rest, and its center of mass is at rest initially, रेस्ट में है, रेस्ट initially it will remain fixed, it will remain, it will remain at rest if no external force act on two particle system, its center of mass is at rest initially, it will remain at rest even individual particle move। देखिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, समझिए ध्यान से। ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया, तो अभी ये सी पे था, यानी रेस्ट पे है ये, लेकिन ये पार्टिकल मूव करने लगा इधर से, ये भी मूव करने लगा, तो ये, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास इसका मूव नहीं करेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल विल मूव, बट इट्स सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव अनलेस अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस पार्टिकल। जब तक इस पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे, ये क्या रहेगा, रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। और अगर ये मोशन में होता सेंटर ऑफ मास, और ये फोर्स इंटरनल होता, तो जिस स्पीड से ये जा रहा होता, उसी स्पीड से ये जाता हुआ होता। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी है कि F इक्वल टू, ये F इक्वल टू एम इंटू ए कब होता है, एम इंटू ए है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा मान लीजिए, तो आपका एसेलरेशन भी इसका जीरो हो जाएगा, एसेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स है तभी एसेलरेशन है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एसेलरेशन नहीं होगा सिस्टम में। इसको अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लीजिए अगर सपोज, ये तो इंटरनल फोर्स था, अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा इस पे, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, होल मास ऑफ द सिस्टम। ये है एक्सटर्नल फोर्स होने पे ये रिलेशन आपका लगेगा। इस पे अभी हम आगे जब न्यूमेरिकल वगैरह बताएंगे, तो और इसके कंसेप्ट जो है आपको इस पे और भी क्लियर होगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्स। इसके सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास CM will not be affected by internal force, will not, just a minute, motion of center of mass will not be affected
will not be affected by internal forces, बाय इंटरनल फोर्सेस। अभी जो हमने बात करी उसका यही मीनिंग है। इस पे अगर इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न कर दिया जाए, या इफ एक्सटर्नल फोर्सेस एड अप टू, ऐसा भी हो सकता है, और एक्सटर्नल फोर्सेस एड अप टू जीरो। ये जीरो के तरफ अगर सब एक्सटर्नल फोर्स को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, और उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो भी सेंटर ऑफ मास का मोशन कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर इसके सारे पार्टिकल का पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऐड होके जीरो हो जाए, तभी भी सेंटर ऑफ मास का मोशन अफेक्ट नहीं होगा। या इस पे इंटरनल फोर्स एक्ट करेगा तभी भी इसका सेंटर ऑफ मास जो है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके मोशन पे। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कंटिन्यूअस मोशन में चल रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगा। अब इसके बेसिस पे हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, और आप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जवाब दे देंगे अभी जितनी चीजें हमने आपको बताई है उस पर लेकर के। देखिए, अभी हम फिर इसी चीज की हम बात करेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम है, मान लीजिए, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक, ये आपका ये एक आपका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। मान लीजिए डी डिस्टेंस पे ही है, इसका मास जो है ये आपको दे रखा है एम है, और इसका मास जो है आपको, इस एक एम है, एक दूसरा मास दे रखा है 2m है, ट्वाइस एम है। ये क्वेश्चन है दे रखा है कि टू चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड 2m आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, आइडेंटिकल चार्ज, टू चार्ज पार्टिकल है। बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे मान लिया प्लस क्यू है, और इस पे मान लेते हैं कि माइनस क्यू है, ऐसा रखा हुआ है। अब क्या किया जा रहा है कि इसको स्मूथ टेबल पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे टेबल है, मान लीजिए कोई ऐसा टेबल है, इस पे इसको हमने ऐसा रख दिया है, ये टेबल है, इस पे रखा हुआ है ये। अब यहां से ये क्या हुआ कि अट्रैक्शन की वजह से ये चलना शुरू कर दिया, यहां से अट्रैक्ट हुआ, एक दूसरे को खींचना शुरू कर दिया, ईच अदर एंड कोलाइड, ये चलना शुरू किया और एक जगह जाके ये टकरा गया। तो पूछ रहा है कि वेयर विल बी कोलिजन, वेयर विल बी कोलिजन, कोलिजन कहां होगा इसका, दो रखा गया, छोड़ दिए इसको जाके, तो ये जो टकराएगा ये कहां पे टकराएगा, वेयर विल बी द कोलिजन। लॉजिक देखिए, अभी इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल मूव करेगा, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, बट इसका सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा, उसमें कोई मोशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, एक्स सी एम। कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये ओरिजिन पे है, रखा हुआ है ये, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, m इंटू जीरो ओरिजिन, प्लस दूसरा वाला मास कितना है 2m, और ये डिस्टेंस कितना है d है, तो हाउस डिवाइडेड बाई m प्लस 2m कर देंगे इसको। तो इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू डी हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि 2/3 डी हो जाएगा। यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां से क्या होगा, 2d/3, यानी 2d/3 देखें तो लगभग ये यही मान लो अगर है 2d/3 है। तो पहले भी इसमें क्या था कि सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, जब ये दोनों चलने लगेगा तो सेंटर ऑफ मास में कोई मोशन नहीं होना है। इसका मतलब दोनों आके चल के मोशन तभी नहीं होगा जब ये दोनों आए और यहीं पे कोलाइड हो जाइए, सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड होगा। तो इसमें क्या होगा, किसी तरीके का, क्योंकि इंटरनली कोलिजन हो रहा है, तो आपको इसमें क्या होगा, कोई भी
सेंटर ऑफ मास पे ही जाके ये कोलाइड करेगा। अभी वेट करिए, अभी फिर भेजते हैं लिंक।